दोस्तों, लिटरेरी थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स और रीडर्स कंफ्यूज होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए और कॉन्सेप्ट्स को सही समझाने के लिए मैंने ये फैसला किया कि चलो एक लिटरेरी थ्योरीज पर एक सीरीज़ बनाई जाए ताकि तमाम स्टूडेंट्स एंड रीडर्स के लिए आसानी हो सके। इस सीरीज़ में मैं मुख्तलिफ लिटरेरी थ्योरीज पर बात करूँगा और मेजर थ्योरिस्ट और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगा। अगर आपको याद हो तो मैं शॉर्ट कोर्स की 2 वीडियोस पहले बना चुका हूं जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी, जिसमें मैंने डिफरेंट लिटरेरी थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिस्कस किया था और वो वीडियोस तमाम स्टूडेंट्स को पसंद आई, जिसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि मैं इन पर अलग से वीडियोस बनाऊं। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई क्यों नहीं, चलो हर एक लिटरेरी थ्योरी को अलग से बनाकर इनको इजी वे में डिस्कस किया जाए। तो पहली वीडियो में हम आज फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म को डिस्कस करते हैं। फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म 1910 से 1920 तक प्रेजेंट हुई। दोनों थ्योरीज एक दूसरे से मिलती है, इसलिए हम दोनों थ्योरीज को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोनों सेम इशू पर बात करते हैं, सेम प्रिंसिपल्स पर। टी.एस. इलियट ने फॉर्मलिज्म के बारे में कहा था कि फॉर्मलिज्म एक लेमन स्क्वेजर मेथड है, क्योंकि फॉर्मलिज्म एक ऐसी मूवमेंट थी जो 1910 में शुरू होकर 1920s में ख़त्म हो गई, कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। तो आज ये यूज़ नहीं होती किसी लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। फॉर्मलिज्म को और उसके थियरिस्ट को समझने से पहले ये समझें कि किसी भी टेक्स्ट से मीनिंग कैसे डेराइव होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नॉवल है, इसको पढ़ के बताएं कि इसमें क्या है, आप 2 तरह से एनालाइज करेंगे। वन इज़ टेक्सचुअल मीनिंग एंड द अदर इज़ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। टेक्सचुअल मीनिंग वो होती है जो आप वर्ड्स को देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उनसे जो मीनिंग मिलती है वो टेक्सचुअल है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग वो होती है जो आप कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं। सपोज़ एक स्टोरी है, सिंपल, एक लड़की है, वो साइकिल चला रही है और गिर जाती है। अब मैं कहूँ कि इसको एनालाइज करो, अगर आप इसको कॉन्टेक्सचुअली एनालाइज कर रहे हैं तो इसका एनालाइज टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप इस स्टोरी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट से एनालाइज करते हैं तो आप कहेंगे क्योंकि वो एक गर्ल थी, वो इंडिपेंडेंटली राइड करना चाहती थी, पेट्रियार्किकल सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए शी फेल डाउन। मिसाल, आप मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट से इसको एनालाइज कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि गर्ल बिलोंग टू लोअर क्लास एंड एंटायर सोसाइटी इज अगेंस्ट इट, देयरफॉर शी फेल डाउन, क्योंकि वो लोअर रैंक पर है, बाकी सब ऊपर है। सपोज आप पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से एनालाइज कर रहे हैं और ये गर्ल लेट्स से अफ्रीका से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे बिकॉज शी वॉज कॉलोनाइज्ड एंड वॉज इन्फीरियर रेस, और सब कॉलोनाइजर्स उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते थे, उसको इन्फीरियर करना चाहते थे, इसलिए वो गिर गई। तो आप देखें कि हम एक छोटी सी स्टोरी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकाल सकते हैं, जो आपकी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। अब फॉर्मलिज्म किसी भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से डील नहीं करता। फॉर्मलिज्म डिपेंड्स ऑन टेक्सचुअल मीनिंग। फॉर्मलिज्म के मुताबिक सब कॉन्टेक्स्ट को एक साइड रखें और टेक्स्ट को ही एनालाइज करें। अब फॉर्मलिज्म से पहले हम इस टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करते थे? हम लिटरेरी टेक्स्ट को सोशो इकोनॉमिक लेंस या कॉन्टेक्स्ट से एनालाइज करते थे। अगर हम चार्ल्स डिकेंस के टेक्स्ट हार्ड टाइम्स को एनालाइज कर रहे हैं तो हम उसमें विक्टोरियन सोसाइटी को देखते हैं पहले, उसके बाद हम नॉवेल के कैरेक्टर्स और उनके एक्शंस को एनालाइज करते हैं। पर फॉर्मलिज्म कहता है कि कॉन्टेक्स्ट को छोड़ो, लुक एट द फॉर्म, लेट्स फोकस ऑन द टेक्स्ट। सिर्फ वर्ड्स को एनालाइज करो विदाउट कंसीडरिंग द राइटर एंड सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। हम रिलायबल मीनिंग सिर्फ तब हासिल कर सकते हैं जब हम सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करें जो पेज पर लिखे हैं। तो फॉर्मलिज्म सिर्फ टेक्सचुअल मीनिंग पर ही फोकस करते हैं।
अब जब हमने मीनिंग डिराइव करने के दो तरीकों को समझा है कि एक टेक्सचुअल होता है और दूसरा कॉन्टेक्सचुअल, तो अब हम ये समझें कि एग्जैक्टली फॉर्मलिज्म है क्या। वर्ड फॉर्मलिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर्म। तो फॉर्मलिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि टू लुक एट द फॉर्मल डिवाइसेस, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, और फिर आप उससे मीनिंग डिराइव करें। तो फॉर्मल डिवाइसेस में रिदम, मीटर, राइम, सिंटेक्स, मेटाफोर वगैरह को आप देखकर फिर जब किसी लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे तो वो एक्चुअल मीनिंग है। एंड दैट्स व्हाट फॉर्मलिज्म इज़। फॉर्मलिज्म रशिया में शुरू हुआ था। रशिया में दो मेजर ग्रुप्स थे। एक था मॉस्को लिंग्विस्टिक सोसाइटी, जिसका हेड रोमन जैकबसन था, और दूसरा था प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल, जिसका हेड था विक्टर शोवस्की। रोमन जैकबसन ने कहा था कि मेटोनिमी और मेटाफर दोनों लैंग्वेज के फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं। विक्टर श्लोव्स्की ने एक एसे लिखा था, आर्ट एंड इट्स टेक्निक। उस एसे में उसने कहा था कि लिटरेचर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, पर आप उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज को डीफेमिलियराइज करते हैं। जैसे अगर कहा जाता है कि लिटरेचर आपको ट्रुथ तो देता है पर शुगर कोटेड फॉर्म में। ये आपको ट्रुथ भी बताएगा, फिलोसॉफी भी बताएगा, पर इस तरह जैसे आप बोर ना हो। तो सेम थिंग विक्टर शोव्स्की भी बोलता है कि लिटरेरी लैंग्वेज ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, पर ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज डीफेमिलियराइज हो गई है। बजाय ये कहने के यू आर ब्यूटीफुल, आप कहते हैं यू आर लाइक रोज़। तो यहाँ पर आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज को डीफेमिलियराइज कर रहे हैं। तो जब आप इन मेटाफर्स और सिमिलीज को समझ लेंगे तभी आप किसी वर्क को एनालाइज कर सकोगे। तो कॉन्टेक्स्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेक्सचुअल मैटर देखना ज़रूरी है। फॉर्मलिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी थियरी है क्योंकि इससे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था। फिर डिफरेंट थियरीज़ का आगाज़ हुआ, जैसे न्यो क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह। अब सवाल ये है, फॉर्मलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब सब कुछ सही चल रहा था तो फॉर्मलिज्म के थिंकर्स को क्या ज़रूरत पेश आई कि इन्होंने ये थियरी प्रेजेंट की? तो लिटरेचर में और लिटरेचर की हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि हर मूवमेंट प्रीवियस जनरेशन के रिएक्शन में पैदा हुई थी। रोमांटिसिज्म क्या था? क्योंकि ये रिएक्शन था न्यू क्लासिसिज्म के, जो साइंस एंड लॉजिक के टेनेंट्स से लिटरेचर को देख रहे थे। तो रोमांटिक्स ने कहा दैट्स अगेंस्ट आवर नेचर। तो इसी वजह से रोमांटिसिज्म भी एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी। सिमिलरली अगर आप 1910 के बाद रशियन सोसाइटी को देखेंगे तो उस वक्त मार्क्सिस्ट आइडियाज़ काफ़ी हद तक फैल रहा था। तो मार्क्सिज्म हर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को अहमियत देता है, स्पेशली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास। अगर आप किसी भी राइटर को देखेंगे, इवन शेक्सपियर को क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लेंस से या कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो हम देखेंगे कि शेक्सपियर के ज़माने में क्लास स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये सब राइटर्स जो उस वक्त रशिया में रहते थे और मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे। तो न्यू क्रिटिसिज्म या फॉर्मलिज्म केम एज रिएक्शन अगेंस्ट मार्क्सिज्म। फॉर्मलिस्ट थिंकर कहते थे कि हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टेक्स्ट को देखेंगे और उससे जो मीनिंग डेराइव होगी वो ही एक्चुअल मीनिंग होगी, नॉट एनीथिंग एल्स। हमें लिटरेरी टेक्स्ट की एस्थेटिक क्वालिटीज़ को देखना है। अगर हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो लिटरेचर की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें फॉर्मलिज्म एज अ मूवमेंट पैदा हुई थी। पर सवाल जहन में आता है कि फिर ये फॉर्मलिज्म की मूवमेंट ज़्यादा टाइम क्यों नहीं चल सकी? तो फॉर्मलिस्ट जो थे वो एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट थे, जो वो बोलते थे कि हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे। हमें ना ऑथर की बायोग्राफी जाननी है, ना ही सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। हम सिर्फ टेक्स्ट, फॉर्म, सिंटेक्स और डिवाइसेस पर फोकस करेंगे। हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि लिटरेचर हमेशा किसी कल्चर का प्रोडक्ट होता है। लिटरेचर को हम कल्चर से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए फॉर्मलिज्म ज़्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर सका, क्योंकि अगर आप लिटरेचर को कल्चर से अलग करते हैं
तो लिटरेचर अपना इन्फ्लुएंस और वैल्यू खो देता है। इसीलिए फॉर्मलिज्म एक रिएक्शन में शुरू हुआ था अगेंस्ट मार्क्सिज्म, और फिर कुछ ही टाइम के बाद वो मूवमेंट ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, जिसमें मैंने फॉर्मलिज्म के राइज और फॉल पर बात की है। इसके अलावा और भी बहुत लिटरेरी थियरीज़ हैं जिन पर मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बात करूँगा। फॉर दैट you need to subscribe my channel in order to get notification in time। अगर कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं।